हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के टाइम पर पढ़ चुके थे। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग में हम सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डील करते हैं। स्टाफिंग मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है और इसमें सब कुछ आ जाता है एम्प्लॉय से रिलेटेड। आपको जब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आपको कितनी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी जॉब पोजीशंस वैकेंट हैं, वहाँ से लेकर आपके एम्प्लॉय को रिक्रूट सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराना और उसको प्रमोशन कराना, उसको सैलरी देना, और वहाँ से लेकर पूरा जब तक आप उसको टर्मिनेट ना कर दें या फिर वो खुद रिटायर ना हो जाए तब तक के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब कुछ स्टाफिंग के अंदर आता है। क्या मतलब है इसका? कि स्टाफिंग के अंदर आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक चीज़ आती है कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये रियलाइज़ होने से लेकर आप जब तक अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट ना कर दो तब तक स्टाफिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो बस इस चैप्टर में हम स्टाफिंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. अब बहुत ज़्यादा राइट आ गया है, ऑफ कोर्स बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन का इंसान चाहिए, किस क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय चाहिए, उसको आप एम्प्लॉय करिए ताकि वो आपका काम जो है सही तरीके से राइट टाइम पर करके दे। सिंपल सी इतनी सी बात है। फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढना, फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपके एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको ढूंढना। देन डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ताकि बस वो आपको आपका काम जो है, टास्क जो है टाइम पर करके दे। यही स्टाफिंग है। एक और चीज़ है, स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो स्टाफिंग का काम यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में वो जो जॉब पोजीशंस वैकेंट पड़ी हुई हैं उनको फिल करना स्टाफिंग का काम है। कि ये भाई ये पर्टिकुलर जॉब कौन करेगा, उसके लिए कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग डील करता है। तो स्टाफिंग में क्या हो गया, आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड हर चीज़ स्टाफिंग में आ जाती है। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी हेडिंग्स गिवन है। इम्पॉर्टेंस भी यही है, नीड भी यही है, एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स भी यही है। तो आपको किसी भी नाम से आए, नीड, बेनिफिट, एडवांटेज, इम्पॉर्टेंस, आपको यही चीज़ें लिखनी है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंस है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी वैकेंट पोजीशंस होती हैं कि भाई यहाँ पर ये बंदा बैठना चाहिए, यहाँ पे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये काम इतने लोग करेंगे। तो बहुत सारी वैकेंट पोजीशंस होती हैं। उन वैकेंट पोजीशंस का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं होगा उस काम को करने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जब तक कोई बंदा मौजूद नहीं है तब तक उस वैकेंट पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो जो एम्प्लॉय वहाँ बैठेगा वो किसकी हेल्प से बैठेगा? स्टाफिंग की हेल्प से। तो स्टाफिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में कि जॉब पोजीशन को फिल करने में स्टाफिंग हेल्प करती है। देन प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, किस इंसान को क्या जॉब देनी है ये भी स्टाफिंग डिसाइड करता है। कि वैकेंट पोजीशन है तो इस वैकेंट पोजीशन पे कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन का बंदा चाहिए, तो पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन का इंसान आप ढूंढेंगे, सिलेक्शन करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, एक स्टाफिंग का होल प्रोसेस आप फॉलो करेंगे उस इंसान को ढूंढने के लिए, उस एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए। तो स्टाफिंग क्या करता है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। थर्ड इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की ग्रोथ कैसे होती है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटरप्राइज में सारे ही जितना स्टाफ होता है और एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट होते हैं और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स लॉयल होते हैं तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करता है स्टाफिंग? स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है एक जॉब पोजीशन को देखना
कि भाई कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय करना, स्टाफ रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह, ये सारी ही चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आती हैं। तो स्टाफिंग इसका मतलब एक डीप एनालिसिस करता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या क्वालिफ़िकेशन के इंसान की ज़रूरत है, फिर उसके हिसाब से उस जॉब पोजीशन पे उस एम्प्लॉय को वो बिठाता है, और ये मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज ना हो, जितनी ज़रूरत है उतने ही लोग एम्प्लॉय किए जाएं और उनके एफर्ट्स वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स का कंप्लीट एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। देन हेल्प्स इन कम्पीटिंग, compete करने में हेल्प कैसे करता है कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, तो फिर उनका और आपके काफ़ी सारे रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वैसी ही हो जैसे आपकी है, और बहुत सारी चीज़ें उनके रिसोर्सेज और आपके रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनका और आपका ह्यूमन रिसोर्स कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान का दिमाग अलग होता है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है। उनके पास वही क्वालिफ़िकेशन और वही टैलेंट, वही स्किल और वही एटीट्यूड के ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा जो आपके पास है। तो अगर आपके पास एक कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स है तो आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो, और इससे क्या होगा कि आपको कंपटीशन में हेल्प मिलेगी। इट हेल्प्स इन कम्पीटिंग। देन इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग जो है सिर्फ एम्प्लॉय करने पे नहीं ख़त्म हो जाता। स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है कि ला के एक एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन पे बिठा दिया, सिर्फ यहाँ तक स्टाफिंग नहीं होता है। स्टाफिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। एम्प्लॉय करने के बाद भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना, सैलरी देना, इंक्रीमेंट्स करना, ये सारी ही चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आती हैं। तो इसके क्या होता है कि जब सैलरी दी जाती है, कुछ इंक्रीमेंट्स करे जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं, प्रमोशन दिए जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एक एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट होता है। और जब एक एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट होता है तो फिर वो कंपनी के टुवर्ड्स उतना लॉयल होता है, ज़्यादा एफर्ट्स डालता है। तो स्टाफिंग से क्या होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है और एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट होता है। देन की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। कैसे है ये की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन? मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे ही फंक्शन स्टाफिंग के बिना बिल्कुल बेकार हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे ही फंक्शंस परफॉर्म कौन करेगा? ह्यूमंस ही तो परफॉर्म करेंगे, एम्प्लॉयज़ ही तो परफॉर्म करेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं हैं तो फिर ये सारे फंक्शन परफॉर्म कौन करेगा? इसलिए स्टाफिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और बिना स्टाफिंग के कोई भी फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि स्टाफिंग में एक एम्प्लॉय को किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय करना स्टाफिंग होती है। तो जब तक ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तब तक वो सारे ही फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए स्टाफिंग इज़ द की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। तो ये थे भाई नीड, इम्पॉर्टेंस, एडवांटेज, बेनिफिट, आप कुछ भी कह लीजिए स्टाफिंग के। तो चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, काफ़ी सारे लोग, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का जो XYZ पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट है, वो सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग में क्या फ़र्क है? स्टाफिंग भी तो यही करता है कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको देखना, उसको मैनेज करना, लेकिन स्टाफिंग इज़ अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके अंदर ही स्टाफिंग आ जाता है। जब आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और आपको कम ह्यूमन रिसोर्स से डील करना है, कम ही प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो क्या होगा कि तब तो आप इस पूरे मैनेजमेंट को सिर्फ स्टाफिंग का ही नाम दे देंगे। लेकिन अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है, अपनी ह्यूमन रिसोर्स से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है, तो तब आप इसका एक कंप्लीट एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के नाम से। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पहले ये देखना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी ह्यूमन रिसोर्स की नीड है। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज़, उस जॉब पोजीशन के हिसाब से कौन बेस्ट सूटेबल है उस एम्प्लॉय को रिक्रूट और सिलेक्ट करना। देन ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग कराना, उसका डेवलपमेंट कराना, उसको कंपनसेट करना, रिवॉर्ड करना, रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ तक जो बात हो गई,
यहाँ तक तो स्टाफिंग वाला ही फंक्शन हो गया कि क्या स्टाफिंग कैसे करता है कि सारी चीज़ें कि भाई एक ये देखने से कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, यहाँ से लेकर पूरे एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग, प्रमोशन, रिवॉर्ड और कंपनसेशन सब कुछ स्टाफिंग में आ जाता है। तो यहाँ तक तो भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन में स्टाफिंग तक आ गया। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है जिसकी वजह से आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक वाइडर कॉन्सेप्ट कहते हो, वो देखते हैं। It also includes activities related to liaison with government, trade union etc. ट्रेड यूनियंस होती हैं, गवर्नमेंट होती है, उन सब से भी डील करता है। सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो सब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ही अंदर आ जाती हैं। तो स्टाफिंग का एक होल फंक्शन तो आता ही आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट से डील करना, ट्रेड यूनियन से डील करना, ये सब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, उसी का एक छोटा सा एक पार्ट है स्टाफिंग। और जब आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप जब ह्यूमन रिसोर्स को उसमें मैनेज कर रहे हो तो तब आप उसको सिर्फ स्टाफिंग का नाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आप आउटसाइड वर्ल्ड से भी डील कर रहे हो तो तब आप उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम देंगे और एक सेपरेट डिपार्टमेंट उसके लिए क्रिएट करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं ये देखते हैं। HRM इंक्लूड्स फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सारी स्टाफिंग वाली ही बात आ जाती है। तो पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग करना, ये देखना एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, किस जॉब पोजीशन पे किस क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय चाहिए, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करना। देन फाइनली लोगों को, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करना, एम्प्लॉइंग पीपल। तो इसमें सारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप जिस हिसाब से भी आपने प्लानिंग करी है फिर उस हिसाब से आप किसी इंसान को लेकर आओ, उस जॉब पोजीशन पे बिठाओ। देन करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ कैसे होती है? एक एम्प्लॉय को जब आप लेकर आ रहे हो तो आप उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी कराइए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको प्रमोशन, जो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उसके करियर ग्रोथ में आ जाएगी। इससे एक एम्प्लॉय के करियर को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो कल को अगर कहीं और जाता भी है तो वो एक कंप्लीट, एक स्किल्ड इंसान होगा। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग फीडबैक। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि आप फीडबैक लेते रहिए अपने एम्प्लॉयज़ से और देखते रहिए कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्या उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। फीडबैक लेते रहिए और उसके अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो फिर आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसका परफॉर्मेंस का अप्रेजल करिए। देन मोटिवेशन। मोटिवेशन किस तरीके से हो सकता है भाई? फाइनेंशियल वे से भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल वे से भी हो सकता है। कैसे? फाइनेंशियल तरीके से तो ऐसे हो सकता है कि आप उसको प्रमोशन दीजिए, बोनस दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए उसकी सैलरी में। तो ये तो उससे तो वो ऐसे मोटिवेटेड रहेगा कि अच्छा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, मुझे बोनस भी मिल रहा है, तो इससे वो मोटिवेटेड रहेगा और फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में खूब मेहनत करेगा। नॉन फाइनेंशियल तरीके क्या होते हैं? आप उसको बातों से मोटिवेट करिए कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, लगे रहो, ये वो। क्या होता है कि एक इंसान को जब आप शाबाशी देते हो तो वो अपने आप, वो अंदर से मोटिवेटेड फील होता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। देन मोटिवेशन देना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट इज कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन। कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी कि उनको वेजेस, सैलरीज देना और सारी चीज़ें कि भाई उसने मेहनत करी है तो आप उसके बदले में उसको रिवॉर्ड तो देंगे ना, तो वो आप रेम्यूनरेशन के तरीके से देते हैं। देन यहाँ तक तो भाई स्टाफिंग वाली बात हो गई कि यहाँ तक तो आपका पूरा स्टाफिंग का फंक्शन हो गया। और एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज़ है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। आपका एम्प्लॉय जो है उसको आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। सोशल सिक्योरिटी आप कैसे अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, ठीक है, वो जब तक काम कर रहा है, वो सपोज़ करिए उसकी 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, वो अपने घर का खर्चा चलाता है, जैसे भी करता है। तो अब क्या है कि इनकेस अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर खुदा न खास्ता उसको कोई बीमारी हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या? वो इतना ह्यूज सम अपने इलाज के लिए कैसे इकट्ठा करेगा? तो ये
ये HRM मेक श्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ह्यूमन रिसोर्स, अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ख्याल रखे कि उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचे कि कल को अगर आपके एम्प्लॉय पे किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान हो, आप उसकी हेल्प कर सको। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई पेंशन होती है, पेंशन होता है ना, आप अपनी पूरी जब तक आपकी जॉब चलती रहती है तब तक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका कुछ कुछ पैसा अलग करता रहता है। फाइनली जब आप रिटायर होते हो तो फिर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तरीके से वो पैसा मिलता है, या फिर आपका पैसा जमा होता रहता है। अगर आप पे कभी कोई बड़ी बात आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई चीज़ हो जाती है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए पैसा देती है। वो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नहीं होता है, वो आप ही का पैसा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़ा थोड़ा अलग करती रहती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही इस चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि आप अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचिए, उसके वेलफेयर के बारे में सोचिए कि कल को अगर उस पर कोई मुसीबत आ जाती है तो उसके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, उसको आप हेल्प करिए। Then review and audit of personal policies and procedure, personnel policies and procedure, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डील कर रही है, इसके लिए टाइम पर एक ऑडिट रखवाना चाहिए, एक रिव्यू रखवाना चाहिए। अगर ऐसा ऑडिट होता रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता रहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट कर रही है। अगर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है तो वहीं के वहीं आवाज़ उठाई जाएगी। तो HRM ये मेक श्योर करता है कि एक कंप्लीट एक ऑडिट रखवाया जाए टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन के देखने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, उसके प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ह्यूमन रिसोर्स के लिए कैसी हैं, कहीं वो उन्हें नुकसान तो नहीं दे रही, कहीं वो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा डील करता है। तो स्टाफिंग तो आती है इसके अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन रिसोर्स की, सोशल सिक्योरिटी और उसका कि भाई उसका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, सारी चीज़ें, ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो बस यही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा स्टाफिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।